हेलो एवरीवन, सो दिस इज रोहित सानी फ्रॉम स्मार्ट केयर। तो 21 फरवरी 2025 से महाराष्ट्र में 10th का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। तो जो पहला एग्जाम है वो है हिंदी का एग्जाम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि जब भी कोई लैंग्वेज का एग्जाम होता है तो उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि लैंग्वेज हमको सीखना क्या है, पढ़ना क्या है। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है 2023 का क्वेश्चन पेपर। यही सेम क्वेश्चन पेपर 2023 में महाराष्ट्र के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, हिंदी मीडियम का। तो यहाँ पे अगर बात करें विभाग वन में, तो विभाग वन जो होता है हमारा वो आता है 20 मार्क के लिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट दिया है वो क्या दिया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति करना है। इसका मतलब हमको एक पैसेज दिया है और उस पैसेज को देखने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। इससे पहला क्या पूछा गया, संजाल पूर्ण कीजिए। तो संजाल पूर्ण करने के लिए यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इसके सारे आंसर आपको इस पैसेज में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, संजाल पूर्ण करने के लिए बस स्टॉप पर दिखाई देने वाले लोगों के कार्य। तो जब ये पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपको सारे ये जो यहाँ पे हमको खाली जगह दिखाई दे रहा है, सारे आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे। अब उसके बाद देखिए जो सेकंड लिखा है वो क्या लिखा है, कारण लिखिए। तो कारण लिखने का मतलब यहाँ पे दिया क्या है, लेखक का लड़के को मना करना। तो भाई मतलब लेखक ने लड़के को क्यों मना किया था, तो इसका भी आंसर आपको पैसेज मिल जाएगा। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि अगर आपको जो विभाग बन दिया है इसमें जो अ दिया है, इसमें हमको एक पैसेज देगा और उस पैसेज के बाद हमको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमको क्या होगा, इस पैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे अपने विचार लिखने के लिए। और जो अपने विचार लिखने के लिए ये है पूरा 3 मार्क का। इसमें अपना विचार लिखना है, खुद का मत लिखना होता है। तो आपको ये किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करना है। आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। इस यहाँ पे क्या है, स्वावलंबन का महत्व। स्वावलंबन का महत्व मतलब खुद के डिपेंड रहना है। तो खुद पे डिपेंड होने का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको अपने विचार लिखना है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना विचार अलग हो सकता है, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। अब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, ये एक पेपर पैटर्न है। इसी के बेस पे आपको अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो रहेगा क्या, स्वमत लिखने के लिए रहेगा। स्वमत मतलब क्या होता है, अपने विचार लिखने होते हैं। अब उसके बाद अगर देखें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर अ का जो सेकंड है वहां पे आपको फिर से एक पैसेज दिया जाएगा, आपको फिर से एक गद्यांश दिया जाएगा और उसी के बेस पे आपको फिर से कुछ ना कुछ तो कृति कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया उत्तर लिखे। अब उत्तर कहाँ से लिखना है, गद्यांश में उल्लेखित पात्र। मतलब ये पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो अपना पैसेज है, इस पैसेज में कितने कैरेक्टर आए हुए हैं। जैसे अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे एक शामनाथ है, एक यहाँ पे शामनाथ हो गया, और ऐसे और भी कैरेक्टर्स इस पैसेज में रहेंगे और उनको यहाँ से पिक आउट करके आपको कहाँ पे लिखना रहेगा, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा और यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स का नाम लिखने हैं, आपको मिलेंगे उसमें 2 मार्क। उसके बाद क्या है, मेम साहब का वर्णन। अब मेम साहब अगर आप देखेंगे तो इस पैसेज में किसी मेम साहब के बारे में लिखा रहेगा। अगर आप देखेंगे तो मेम साहब हैं, तो उनका वर्णन करना है कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी कुछ कमियां हैं क्या। तो ये सब पैसेज पढ़ने के बाद आपको मेम साहब के बारे में मालूम पड़ जाएगा और वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके लिए भी आपको कितने मार्क का है, 2 मार्क का। और फिर पहले पैसेज की तरह सेकेंड पैसेज में भी आपको क्या लिखने के लिए बोला है, अपने शब्दों में विचार। मतलब शब्दों में 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। तो इसको भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये सेम पेपर पैटर्न आपको फॉलो होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन अलग रह सकते हैं बट पैटर्न क्या होगा, वो सारे पैटर्न सेम रहेंगे। ऐसे आपको कृति पूछेगा और हर एक पैसेज के अंतिम में आपको अपने विचार लिखने के लिए बोलेगा क्वेश्चन पेपर में। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एक गद्यांश और दे दिया गया और यहाँ पे क्या लिखा है, अपठित गद्यांश। अगर हम पहले 2 पैसेज की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा था, पहला पैसेज था पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का मतलब जो होता है वो अपने बुक का रहेगा,
आपने पूरे साल अपने बुक में जो भी पैसे जो भी लेसन आपने पढ़ा है उसी का दिया रहेगा। जो रहेगा वो भी आपके बुक से रहेगा, और जो यहाँ पे आ रहेगा वो भी कहाँ से रहेगा, वो भी आपके बुक से रहेगा। लेकिन जो तीसरा पैसेज देगा वो आपके बुक से नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखा है अपठित गद्य, वो आपके बुक से नहीं रहेगा और थोड़ा बाहर से रहेगा, बट उसी की बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा और उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है। उस पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आंसर्स लिखने रहेंगे। तो आपको कोई भी एक पैसेज आपके पेपर में उठा करके दे सकता है और उसी के बेस पे क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न हो गया आपको 2 मार्क के लिए, दूसरा प्रश्न हो गया आपको 2 मार्क के लिए, ये सब मिला के आपको पूछेगा पूरे 6 मार्क के लिए। तो अगर देखेंगे तो पहला पैसेज कितने मार्क का था, पहला पैसेज था 7 मार्क का, और दूसरा पैसेज भी आपको रहेगा 7 मार्क का, और जो तीसरा अपठित गद्य रहेगा वो आपको रहेगा 6 मार्क के लिए। तो इसमें भी सब प्रश्न के अंतिम हमसे क्या पूछेगा, शब्द 25 से 30 शब्दों में मत लिखना, वे अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, संघर्षों में ही जीवन है। तो इसमें भी क्या होगा, लोगों का विचार अलग अलग होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ अलग लिखा, आपके फ्रेंड ने कुछ अलग लिखा, तो ये नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना मत लिखा लिखा है। और उसमें एक अप्रोप्रिएट आंसर भी होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि आप यहाँ पे 100 मत लिखने के लिए बोला है तो आप कुछ भी लिख करके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपको इसी से रिलेटेड, मतलब जो भी टॉपिक आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लाइफ में संघर्ष के बारे में बोला गया है तो आपको वो लिखना है। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ और आता है तो आपको टॉपिक से रिलेटेड ही आंसर लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ पे गद्य विभाग हमारा खत्म होता है, फिर दूसरा विभाग शुरू होता है, पद्य विभाग। तो ये जो पद्य विभाग है वो अपना देखेंगे तो कितने मार्क का है, वो है 12 मार्क का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो 2023 के पेपर में दिया गया था वो आपको ये आपके बुक से एक यहाँ पे कविता उठा के दी गई है, जो कि यहाँ पे क्या, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोता। इस कविता को लिखा है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने, आपके बुक से है ये। तो आपको जितनी भी कविताएं हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 मार्क का आपको कविता देकर के क्वेश्चन आपसे करेगा और आपको उसका आंसर लिखना रहेगा। अगर पहला देखेंगे तो क्या, जोड़ियां मिलाने के लिए है। अगर आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसके आंसर्स मिल जाएंगे। अब ये नहीं कि आपको सेम कविता दे देगा, ये एक पेपर पैटर्न है। आपको ये इसी हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना है और इसी हिसाब से पढ़ करके जाना है। आपको देखेंगे तो स्टार्टिंग में तीन, आपको गद्य विभाग में आपको 3 पैसेज मिलेंगे, आपको आंसर लिखना रहेगा। उसके बाद शुरू होगा आपका पद्य विभाग। यहाँ पे पहला कविता देगा और आपको आंसर पूछेगा कितने की मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। अगर मैं पहले आंसर की बात करूँ तो महुआ, तो महुआ कहाँ से लिखा पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर। तो अगर मैं महुआ की बात करूँ तो यहाँ पे श्वेत चादर का नाम आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, श्वेत चादर। वैसे ही आपको सारे पढ़ने के बाद आपको सब आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको, शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। नव का लिंग क्या होता है, निशा का। नव देखें तो पुल्लिंग होता है और निशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होता है। नव का मतलब होता है आकाश, निशा का मतलब क्या होता है, शाम का समय। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, आपको ऐसे ही कोई भी आपको एक आपके बुक से कविता दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको 6 मार्क्स के लिए लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, आपको फिर वचन परिवर्तन करने के लिए बोला है। तारा का, तारा एक एक वचन है, उसका बहुवचन बना के लिखे, जैसे तारा का तारे हो सकता है, घटा का घटाएं हो सकता है। ठीक है, तो एक एक मार्क के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा। और फिर लास्ट में आपको क्या पूछा है, 25 से 30 शब्दों में लिखना है आंसर। क्या लिखना है, उपयुक्त पद्यांश में किसी एक हाइकू का सरल अर्थ लिखना है। किसी एक हाइकू का मतलब क्या होता है कि आपको किसी एक, आप चाहो तो इसका ले लो, आप चाहो तो इस स्टेंजा का ले लो, आपके पास पूरे 4 स्टेंजा है। आपको जिस स्टेंजा का अर्थ अच्छे से पता रहेगा उसका लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लो कोई अलग कविता दिया गया है, तो अलग अलग कविता देने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तुत
प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आपको इस तरीके का भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको सारे कविताओं का भावार्थ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या करना होता है आपको? पद्य विश्लेषण। पद्य विश्लेषण आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो आपके बुक्स में जितने भी कविताएं होंगी, आपके हिंदी बुक में जितने भी कविताएं होंगी, आपको सारे कविताओं का क्या पढ़ना है? पद्य विश्लेषण पढ़ लेना है। अब उसमें दो कविता दिया रहता है, आपको सिर्फ दो कविताओं का नाम देगा, और उन दो में से कोई एक कविता का आपको पद्य विश्लेषण लिखना रहेगा। वो कितने मार्क का आएगा आपको? 6 मार्क का। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपको रचनाकार का नाम, जैसे अगर मैं उड़चर हारिल की बात करूं, तो इसके रचनाकार का नाम लिखना है। तो उड़चर हारिल के रचनाकार कौन है? श्री सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। अब वहां पे रचना की विधा लिखनी होगी, तो हर एक कविता की अलग अलग विधा है। जैसे अगर मैं उड़चर हारिल की विधा की बात करूं, तो आपकी किताब में अच्छे से दिया रहेगा, वहां से आपको जाकर के पढ़ लेना है। और पसंद की पंक्तियां, आपको उसमें से कोई भी एक पंक्ति याद कर लेनी है। सारे कविताओं में क्या करना है? रचनाकार का नाम याद करना है, रचना की विधा याद करनी है, पसंद की पंक्तियां, आपको हर एक कविता में से कोई भी एक पंक्ति आपको याद कर लेनी है, और वो आपको एग्जाम में लिखना है। फिर आता है चौथा, क्या है? पसंद होने का कारण। अगर आपको कोई भी पंक्ति पसंद है, तो भाई क्यों पसंद है? तो उसका आपको कारण लिखना है, और वो कारण लिखने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे। और रचना से प्राप्त संदेश, अगर कोई भी कविता, अगर हमारे बुक्स में कोई भी कविता दी रहती है, तो उससे कुछ ना कुछ तो हमको संदेश जरूर मिलता है। ठीक है, तो उस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, सारे कविताओं का आपको पढ़ के जाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 6 मार्क का है, एटलीस्ट आपको 4 से 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप रचनाकार का नाम लिखते हो, तो आपका मार्क्स कहीं जाने वाला है नहीं। रचना की विधा आपको एक शब्द में दिया रहता है, वो कहीं भी जाने वाला है नहीं। पसंद की पंक्तियां, अगर आपने पसंद की पंक्तियां लिख दी, तो आपको 3 मार्क्स तो ऐसे आराम से मिल गए। उसके बाद पसंद होने का कारण, अगर आपको पंक्तियां पसंद है तो उसका कारण भी होगा, तो वो लिखने पे आपको 1 मार्क और मिल गया, तो आपका 4 मार्क्स फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है रचना से प्राप्त संदेशा प्रेरणा। तो आपको अगर उसके बारे में कुछ भी लिखते हो, अगर आपको जो प्रेरणा मिलती है, अच्छे संदेश मिलते हो, अगर आप उसको लिखते हो, तो 2 मार्क का है। अगर मान लो आपको 1 मार्क्स भी मिलेगा, तो आपका यहाँ 5 मार्क तो क्या हो जाता है? कंफर्म। तो आपको सारे कविताओं का पद्य विश्लेषण अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको आराम से 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। 6 मार्क का है, 5 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा? सारे कविताओं का पद्य विश्लेषण आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो उसके बाद आपको दिया है विभाग 3, जो कि आपको दिया गया पूरक कथन 8 मार्क के लिए। तो ये भी सेम पैसेज की तरह ही होता है। आपको देखेंगे तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है, और इसमें से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर लिखने के लिए, वाहन मरम्मत करने के साधन। तो वाहन मरम्मत के साधन आपको कहाँ से मिलेगा? आपको इस पैसेज से मिल जाएगा। तो अगर फिर उसके बाद उड़ने की मानसिक स्थिति, तो आपको जो भी रहेगा यहाँ से सारे आंसर्स आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। अगर आप ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे वाहन मरम्मत के साधन, तो आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। उड़ने की मानसिक स्थिति, उड़ने की जो मानसिक स्थिति वो किस तरीके की थी, आपको वो भी कहाँ मिलेगा? पैसेज में मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दिया है, नौकरी पेशा करने वाली महिलाओं की समस्या पर 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखना है। तो यहाँ पे जो भी महिलाएं नौकरी करती हैं, उनके बारे में आपको क्या लिखा है? तो नौकरी पेशा करने वाले, नौकरी पेशा मतलब जो उनका काम होता है नौकरी वाला, उनके महिलाओं के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से आपको भी आंसर लिखने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। आपको फिर से यहाँ पे एक पद दे देगा, क्या लिखा है? पठित पद्यांश। तो आपको भी अपने पेपर में कुछ इस तरीके से एक कविता दी रहेगी, तो उस कविता के बेस पे आपको क्या करना रहेगा? आंसर लिखना रहेगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको दो कविताएं दी जाएंगी।
एक कविता दिया रहेगा आपको, आपके बुक का कविता जो आप पढ़ करके जाएंगे, उसके बारे में आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, लिखना रहेगा। उसके बाद एक पूरक पठन आएगा, और उस पूरक पठन के बाद आपको एक कविता और आएगी। ये सब एक पेपर पैटर्न है, इस हिसाब से आपको पेपर बना करके दिए जाएंगे। एक कविता आपको और आएगी, और उसे देखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, पद्यांश पढ़ करके आपको आंसर्स लिखने रहेंगे। फिर उसके बाद आपको, अब यहाँ से शुरू होता है आपका व्याकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको मिलेगा 14 मार्क के लिए। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो क्या है, निम्नलिखित अवयव में किसी एक अवयव का क्या करना है भाई, वाक्य प्रयोग करना है। तो आप तो आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिया है के लिए, इसका मतलब आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें क्या मिलना चाहिए, आपको के लिए मिलना चाहिए। आप इस तरीके का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बना दो, मैं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गया। आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस बना देंगे, तो के लिए को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अंडरलाइन। आपको जो भी अव्यय आप यूज करेंगे, यहाँ पे आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और आप पे आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैं दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गया, या फिर मैं खाना खाने के लिए घर आया। तो ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पे दो में से किसी एक अव्यय को ही यूज करना है। जैसे यहाँ पे एक के लिए हो गया, और यहाँ पे एक वाह। आप लिख सकते हैं वाह क्या बात है। आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, और आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद पूछता है, कृति पूर्ण कीजिए संधि विच्छेद करने के लिए। आपको संधि विच्छेद के लिए भी 1 मार्क का पूछा जाएगा। आपको शब्द दिया रहेगा ऐसे, और शब्द में आपको यहाँ जैसे यहाँ पे सूर्योदय दिया है, आपको कुछ अलग शब्द भी दे सकता है। तो आपको संधि भी पढ़ के जाना है। अगर यहाँ पे देखेंगे सूर्योदय, तो अगर इसका क्या होता है, यहाँ पे होगा सूर्य, यहाँ पे होगा सूर्य प्लस उदय। ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्योदय का। और विच्छेद में आपको लिखना है जिस प्रकार को संधि रहेगा। जैसे अगर यहाँ बात करें सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय यह होता है स्वर संधि। यह यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, स्वर संधि। तो आपको ये इसका आंसर लिखने पे आपको पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे शब्द सूर्योदय दिया है, आपके पेपर में कुछ अलग शब्द भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है समास। आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, समासिक शब्द का विग्रह करके समास के प्रकार लिखना है। तो आपको अगर 1 मार्क्स कंफर्म चाहिए, तो आपको समास पढ़ के ही जाना है। आपको व्याकरण में कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। जैसे आप अगर अव्यय की बात करें, तो 1 मार्क आपको अव्यय मिल जाएगा। संधि विच्छेद, 1 मार्क आपको संधि विच्छेद मिल जाएगा। और समासिक, समास जो होता है ना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। आपको समास में भी आराम से 1 मार्क मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें समास, यहाँ पे शब्द दिया है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, इसको अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पे त्रिदल है, तो त्रिदल का समास विग्रह क्या होता है, 3 दलों का समाहार। त्रिदल का मतलब क्या होता है, 3 दलों का समाहार। और इसके प्रकार लिखने हैं। तो आपको समास के लिए आपको जब 1 मार्क चाहिए, तो समास पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छे से। फिर उसके बाद हमको मिलता है अलंकार। ये अलंकार हमको 1 मार्क का दिया जाएगा। आपको अलंकार अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया रहेगा। अब अलंकार का प्रकार कौन सा है और उसका उप प्रकार कौन सा है। जैसे अगर मैं अलंकार की बात करूं, तो अलंकार में 2 प्रकार आते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार में उसके प्रकार आते हैं, और अर्थालंकार के उसके प्रकार होते हैं। तो आपको अलंकार का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अगर आपको अलंकार सीखना है, तो इसके बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे आपके पास कोई डाइजेस्ट वगैरह होगा, या फिर कोई भी रिलेबल चीजें होंगी। आप इसके लिए यूट्यूब पे सर्च करके आप आराम से अलंकार के बारे में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है जो आपको अच्छे से सिखा सकते हैं। तो आपको ये अलंकार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख करके जाना है, और आपको आराम से
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा मुहावरा। निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरा का अर्थ देकर उचित वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका मतलब आपको दो मुहावरे दिए जाएंगे, उस दो मुहावरे में से आपको किसी एक मुहावरा का अर्थ लिखना है और उसके बाद उसका क्या करना है, वाक्य प्रयोग। तो आपको लिखना किस तरीके से है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले अर्थ। तो अगर मैं देखूं तो संकट से दो हाथ करना, इसका अर्थ क्या होता है, मुसीबतों से सामना करना, फिर मुसीबतों का सामना करना। दूसरा क्या है, उड़नछू हो जाना। उड़नछू का अर्थ क्या होता है, भाग जाना, भाग जाना। तो ये आपका अर्थ हो गया। अर्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग करते समय आपको कोई एक ऐसा सेंटेंस बनाना होगा जिसमें ये आना चाहिए, उड़नछू हो जाना आना चाहिए। जैसे एक बहुत ही कॉमन वाक्य आप ले सकते हैं कि पुलिस को देख करके चोर क्या हो गया, उड़नछू हो गया। पुलिस को देख करके चोर उड़नछू हो गया। आपको वाक्य प्रयोग इस तरीके से बनाना है कि उस वाक्य में ये आपका मुहावरा आना चाहिए। तो आप क्या बना सकते हो, पुलिस को देख करके चोर उड़नछू हो गया। ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा, वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। मतलब आपको एक ऐसा ही वाक्य दिया जाएगा और उसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या लिखा है, आवाज को अवरुद्ध कर दूंगी, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जो मिस्टेक रहेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आवाज को अवरुद्ध कर दूंगी, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी, तो लास्ट में क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस आपको अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें आपको विराम चिन्ह लगाना रहेगा, उसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। बस यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो थोड़ा चेंज कर देंगे, बाकी जो कंसेप्ट रहेगा सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो कारक, कारक ये भी बहुत इजी टॉपिक है। कारक में क्या होता है, जैसे हमें कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है। कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, ये सब अपने कारक होते हैं। तो आपको कारक भी अच्छे से पहचान कर लिखना होगा। जैसे आप एक सेंटेंस की बात करें तो आकाश बादलों से पटा हुआ था। तो कारक क्या यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे से, तो हमको लिखना क्या रहेगा, यहाँ पे लिखना रहेगा से। ये क्या होगा, अपना कारक है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या है यहाँ पे, तो वो है से। अब कौन सा कारक है, तो से किस में आता है, वो आता है कर्म कारक, सॉरी, ये आता है अपना से। अगर कर्ता ने कर्म को करण से, ये कौन सा कारक है, ये है करण कारक, ये है करण कारक। ठीक है। जैसे अगर कर्ता कारक में क्या होता है, उसमें ने आता है, कर्ता में ने आता है, कर्म में क्या आता है, को आता है, करण में क्या आता है, से आता है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है से, तो से कौन सा कारक है, ये है करण कारक। ठीक है। तो आपको कारक का अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख करके जाना है, सब अच्छे से पढ़ के जाना है, ये आपको कंपलसरी 1 मार्क के लिए जरूर पूछा जाएगा। अब तो नेक्स्ट क्या दिया है, उसके बाद आता है आपको वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए, फिर से लिखिए, आपका 2 पत्र मिला। ठीक है, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धियां रहेगी, इसमें क्या लिख सकते हैं आप इसको शुद्ध करके लिख सकते हैं, आपके 2 पत्र मिले। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे जैसे ये एक सेंटेंस दिया है तो आपको अलग सेंटेंस देगा, उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स रहेगा, करेक्शन रहेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या करना रहेगा, उसको शुद्ध करके लिखना रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क मिलेंगे। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो रहता है, वो आपको पूछेगा उत्तर लिखिए। तो इसमें ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हमको 3 प्रकार से पूछ सकता है। या तो आपका दिया हुआ जो स्टेंजा रहेगा वो या तो आपका दोहा रहेगा, या तो चौपाई रहेगा, और या तो क्या रहेगा, सोरठा रहेगा। ठीक है। आपको यहाँ पे एक कविता की तरह आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया रहेगा।
अब उसमें आपको पहचानना है कि दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा कि दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, सोरठा क्या होता है। तो अगर यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सब में 16-16 मात्राएं हैं। आपको पहले भी लाइन में 16 मात्रा, सेकेंड लाइन में 16 मात्रा है, थर्ड लाइन में 16 मात्रा और चारों चौथे लाइन में 16 मात्रा है। जब चारों लाइन में 16-16 मात्राएं होती हैं तो उसको हम बोलते हैं चौपाई। क्या बोलते हैं? चौपाई बोलते हैं। तो आप दोहा, चौपाई, सोरठा तीनों कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना। ये 101% ये सब कंसेप्ट आते ही हैं, बस आपको ये चेंज कर दिया जाएगा। बाकी आपको दोहा, चौपाई, सोरठा तीनों में से कोई एक आपको लिखना रहेगा और पूछा ही जाएगा। उसके बाद क्या आता है? सूचना के अनुसार काल परिवर्तन। तो काल परिवर्तन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपको जो दोहा, चौपाई, सोरठा के बारे में पूछा जाएगा वो कितने मार्क का आता है? 2 मार्क के लिए आएगा। फिर उसके बाद आपको आएगा काल परिवर्तन। तो काल परिवर्तन में कितने मार्क का आएगा? 2 मार्क का आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? तूफान प्रलय बनकर आया, उसको क्या बनाना है? पूर्ण भूतकाल बनाना है। तो पूर्ण भूतकाल में क्या चेंज होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे क्या है? तूफान प्रलय बनकर आया है, तो पहली बात तो ये अपना पूर्ण वर्तमान काल है। आपको इसको बनाना है पूर्ण भूतकाल। फिर इस पे आपको मिलेंगे 1 मार्क, और 1 मार्क आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपको 2 वाक्य दिया जाएगा बदलने के लिए। आपको दोनों वाक्य जब बदल देंगे, आपको दोनों करेक्ट रहेगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका क्या बनाना है? सबसे आगे उसका नेता होता है। यह है अपना अ, वर्तमान काल है। कौन सा वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल है। उसको बनाना है भविष्य काल। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से सीख करके जाना है अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए रहेंगे तो। अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा? तूफान प्रलय बनकर आया है, तो आपको आया है को हटा करके क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना होगा आया था। यह इसका हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो होता है को निकाल करके आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? सबसे आगे उसका नेता होगा। आप यहाँ पे लिखना है तूफान प्रलय बनकर आया था, सबसे आगे उनका नेता होगा। ये होगा इसका आंसर। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या आता है? वाक्य भेद तथा परिवर्तन। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे क्या? इसका भेद पहचान करके लिखना है। तो वाक्य कितने भेद होते हैं? अगर देखेंगे तो वाक्य का रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो आपको ये पूछेगा रचना के आधार पर, आपको प्रकार लिखना रहेगा, भेद लिखना रहेगा। जैसे पहले मैं मन में एक खाका बनाती हूँ, तो अगर देखें तो हमको सिंपल ये सरल वाक्य दिख रहा है। ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। उसके बाद 1 मार्क के लिए आपको पूछेगा रचना की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। और जो सेकंड पूछेगा वो आपको क्या पूछेगा? परिवर्तन करने के लिए पूछेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है? थोड़ी बातें हुई। तो आपको परिवर्तन इस तरीके से करना है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ी बातें हुई, इसको बनाना है निषेधार्थक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ज्यादा बातें नहीं हुई। थोड़ी बातें हुई का मतलब क्या होता है? मतलब कम बातें हुई। तो आपको उसको निषेधार्थक बनाना है। आप वहां पे लिख सकते हो थोड़ी बातें हुई, उत्तर में आप लिख सकते हो ज्यादा बातें नहीं हुई या फिर अधिक बातें नहीं हुई। ठीक है, तो आपको ये सारे चीजें अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। बस उसके बाद जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है, व्याकरण का जो टॉपिक है 14 मार्क का, ये पूरा हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको जो भी व्याकरण टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 14 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है? देखेंगे तो रचना विभाग आता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 26 मार्क का आपको रचना विभाग आएगा। उसमें क्या क्या लिखना होगा? पहले आपको पत्र लिखना होता है। कितने मार्क के लिए? 5 मार्क के लिए। आपको पत्र में 2 ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, या तो आपको लिखना पड़ेगा औपचारिक या तो लिखना पड़ेगा अनौपचारिक। यहाँ पे क्या लिखा है? निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आयुर्वेदिक औषधियां मंगाने के लिए लिखना है।
तो ये आपका एक औपचारिक पत्र हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया। तो आपको या तो औपचारिक लिखो या तो अनौपचारिक लिखो, आपको ये आएगा पत्र लेखन 5 मार्क के लिए आएगा। तो आप पत्र लेखन को स्किप नहीं कर सकते, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये आपको 5 मार्क है। आप कुछ भी लिखोगे, अगर आप अच्छे फॉर्मेट लिखो तो आपको 3 से 4 मार्क आराम से मिल जाते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है, गद्य आकलन। इसमें क्या करना है, प्रश्न बनाना है। आपको क्या करेगा, एक पैसेज देगा। एक पैसेज देने के बाद आपको क्या बोलेगा यहाँ पे, गद्य आकलन। आपको यहाँ पे क्या करेगा, एक पैसेज देगा। अब इस पैसेज में से आपको आंसर्स ढूंढ के लिखने रहेंगे। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो क्या है, गद्य आकलन। गद्य आकलन में क्या होता है, प्रश्न बनाना होता है। इसके लिए आपको क्या करेगा, एक पैसेज देगा। उस पैसेज में आपको क्या करना है भाई, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे 4 प्रश्न बनाने हैं। 4 प्रश्न आपको बनाने हैं। आपके एक सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अभी आपने देखा रहेगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखने पे हमको यहाँ पे मार्क्स मिल रहे थे। यहाँ पे क्या है, आपको 4 प्रश्न बनाने हैं और जिनके उत्तर क्या होने चाहिए, एक वाक्य में होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप एक पैसेज दिया है और इस पैसेज में से आपको क्या करना है, 5 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या दिया है, वृत्तांत लेखन। या तो आप वृत्तांत लेखन करो या तो आप कहानी लेखन करो। तो वृत्तांत लेखन का मतलब क्या होता है कि ऐसा इवेंट होता है जो बीत चुका होता है। जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर देखा रहेगा तो एक तरीका का वृत्तांत लेखन होता है वो। वृत्तांत का मतलब ही होता है जो बीत गया हो। जैसे यहाँ पे नेहरू हिंदी विद्यालय पुणे में मनाए गए बाल दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में क्या करना है, वृत्तांत लेखन। मतलब कोई एक विद्यालय है, नेहरू हिंदी विद्यालय करके पुणे में, वहां पे बाल दिवस का समारोह मनाया गया था। तो उस पे क्या करना है, वृत्तांत लेखन करना है। तो वृत्तांत लेखन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वृत्तांत में स्थल मतलब जगह का नाम होना चाहिए, काल मतलब समय होना चाहिए, घटना मतलब वहां पे क्या क्या इवेंट हुआ उसके बारे में सब कुछ अच्छे से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो वृत्तांत लेखन करते समय क्या करना होगा आपको, स्थल जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेहरू विद्यालय पुणे, आपको क्या लिखना है, नेहरू विद्यालय पुणे में। अब बाल दिवस कब मनाया जाता है, वो आपको डेट याद होने चाहिए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाल दिवस का डेट लिखना पड़ेगा। जैसे बाल दिवस मनाता है 14 नवंबर को। ठीक है। तो आप लिखना पड़ेगा नेहरू हिंदी विद्यालय में 14 नवंबर को बाल दिवस का समारोह किया गया। इस तरीके से आपको पूरा क्या करना होगा, पूरा वृत्तांत लिखना पड़ेगा आपको पूरे एक एटलीस्ट एक पेज में। तो उससे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क का है तो एटलीस्ट आपको 4 मार्क तो आराम से मिल जाते हैं अगर आपने सब कुछ अच्छे से लिखा है तो। अगर आपको वृत्तांत लेखन अटेम्प्ट नहीं करना तो आप कहानी लेखन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, कहानी लेखन के लिए हमको सबसे पहले शीर्षक देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमको कुछ मुद्दा दिया रहेगा, जैसे घना जंगल, विशाल और घने वृक्ष, पक्षियों का बसेरा, रोज पंछियों का बच्चों के लिए दाना चुगने उड़ जाना, हर बार जाते समय बच्चों को समझाना। मतलब इस तरीके से आपको कुछ मुद्दे दिए रहेंगे, आपको एक कहानी का छोटा छोटा पार्ट दिया रहेगा और उसका यूज करके आपको पूरा कहानी लिखना है। तो जैसे ही आप ये पढ़ेंगे ना, तो आपको आपके मन में एक कहानी क्रिएट, ऑटोमेटिक आपके मन में कहानी क्रिएट हो जाएगा कि हमको लिखना क्या है। ठीक है। और अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको शीर्षक लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। शीर्षक मतलब जैसे पाठ का नाम लिखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। कि अगर आपने इसको लिखा तो उसका शीर्षक क्या हो सकता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं। हमने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा रहेगा, जो भी हम किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल लिखा होता है, जैसे पाठ का नाम लिखा होता है, तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। इस पे आपको 1 मार्क्स रहता है। ठीक है। तो या तो आप वृत्तांत लेखन करो या तो कहानी लेखन करो। वृत्तांत लेखन यहाँ पे बाल दिवस पे दिया गया है, आपको हिंदी दिवस पे दे सकता है या फिर शिक्षक दिवस पे दे सकता है, विज्ञान दिवस पे दे सकता है। तो आपको वो सब दिनांक डेट वगैरह सब अच्छे से याद करना पड़ेगा ताकि इसको हम आराम से अच्छे से लिख सकें। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप कहानी लेखन कर सकते हैं। आपको मुद्दा दिया जाएगा, उस मुद्दे के आधार पर आप कहानी लेखन कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही सेम पेपर पूछा जाए, ये एक आपके लिए बस एक फॉर्मेट है। आप इसी को फॉलो करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है विज्ञापन लेखन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। ठीक है।
तो विज्ञापन लेखन आपको मिलेगा 5 मार्क के लिए, और विज्ञापन लेखन करने के लिए आपको एक यहाँ पे हिंट दिया रहेगा। क्या करना है भाई, जानकारी के आधार पर क्या करना है, विज्ञापन करना है। जैसे यहाँ पे शीत पेय का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है अपना, शीत पेय होता है, ठीक है। जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है उसको हम शीत पेय बोलते हैं। तो उसके लिए आपको विज्ञापन लिखना। आपने रोड पे देखा होगा, बहुत सारे जगह देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक के प्रचार होते रहते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट छपा होता है। अब आपने टीवी भी देखा रहेगा कि एक माउंटेन ड्यू का प्रचार आपने देखा होगा, जिसका ऐड करता है ऋतिक रोशन, ठीक है, माउंटेन ड्यू दर के आगे जीत है। तो बहुत सारे आपने ऐसे ऐड देखे रहेंगे। तो उसके लिए आपको एक अट्रैक्टिव विज्ञापन बनाना है, ठीक है। उसमें क्या आकर्षक नारा होना चाहिए। जैसे आकर्षक, अगर मैं माउंटेन ड्यू की बात करूँ, उसमें क्या बोलता है, डर के आगे जीत है। तो उसका भी क्या है, आकर्षक नारा एक प्रकार से हो गया उसका। अब विशेष छूट। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आपको लालच देना पड़ता है, तो आपको वहां पे छूट लिखना पड़ेगा। आप लिख देने का 20% छूट, या फिर 10% छूट, या फिर बड़ी बोतल के साथ छोटी बोतल फ्री, आपको विशेष छूट देनी है। फिर पता, ये आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने कोई माउंटेन ड्यू का या फिर किसी भी क्षेत्र पेय पदार्थ का आपने दुकान ओपन किया है, तो वहाँ पे एड्रेस होना बहुत जरूरी है, और वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो पता और संपर्क, संपर्क मतलब कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना है। विशेषता, भाई उसकी क्या विशेषता है। अगर आप कोई भी पदार्थ आप बेच रहे हो, तो उसका कुछ न कुछ तो विशेषता होगा। जैसे ताजगी, अगर आप थके हुए आ रहे हो, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया तो आपको अंदर ताजगी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अट्रैक्टिव विज्ञापन बनाना है। आपको वो भी पूछा जाएगा 5 मार्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे शीट पे बहुत सारा विज्ञापन आता है, जैसे छतरी के लिए आता है। बारिश में छतरी के लिए विज्ञापन लिखने के लिए आ जाता है कि भैया हमारे पास छतरी की दुकान है, उसके लिए विज्ञापन तैयार करो, ठीक है। या फिर बहुत सारे टॉपिक हैं, उसके लिए आपको विज्ञापन लिखने के लिए आ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आता है आपको निबंध लेखन, जो कि है 7 मार्क का। आपको इसके लिए 3 ऑप्शन दिया जाएगा। आपको उसके लिए 80-100 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फटी पुस्तक की आत्मकथा। तो आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि कोई एक पुस्तक है जो फट गई है, वो अपनी दास्तां सुनाती है। तो आत्मकथा जो होता है ना, वो बहुत ही मार्मिक होता है। जैसे अगर फटी पुस्तक की बात करें, तो वो फटी पुस्तक में बोले कि मुझे किसी फैक्ट्री में बनाया गया, फिर मुझे अच्छे से पॉलिश मार के मुझे क्लीन किया गया, साफ किया गया, फिर मुझे पढ़ने योग्य बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब जिस जैसे मेरा समय बीतता गया, मैं पुरानी होती गई, लोग मुझे फाड़ दिए, फाड़ के फेंक दिए, तो एक आत्मकथा हो गया। फिर पर्यावरण सुरक्षा में पक्षियों की भूमिका, जैसे अपना इन्वायरमेंट में है, तो इन्वायरमेंट में हर एक चीज की कुछ ना कुछ तो भूमिका होती है। तो वैसे पक्षियों की क्या भूमिका है आपको, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। फिर, या फिर मेरा प्रिय त्योहार, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, आपको अपने फेस्टिवल पे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, 3 में से कोई एक आपको अच्छे से लिखना रहेगा। 7 मार्क का है, अगर आपने अच्छे से लिखा तो अभी आपको 5 से 6 मार्क्स तो आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो संपूर्ण हिंदी का पेपर के बारे में आज डिस्कस कर लिया। ये जो पेपर था, ये पेपर था मार्च 2023 का पेपर। देखेंगे तो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया है। अगर पूरे साल छोड़ो, अगर आपको हिंदी का पेपर देना है, अगर आप 3 दिन 4 दिन पहले से अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो आप गुड मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने डिस्कस किया, ये पूरे हिंदी का पेपर पैटर्न था। इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसी के अनुसार आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, तो वो है आपका ग्रामर का, व्याकरण का और उपयोजित लेखन। ये आपको जो रचना विभाग है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये 26 अंक का आता है। उसके पहले देखेंगे आप, तो ये आपका व्याकरण का जो टॉपिक है 14 मार्क का, आपको ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको आता है यहाँ पे, पद्य विश्लेषण। ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको किसी भी कीमत पे ये सब नहीं छोड़ने हैं, आपके बुक में रहेंगे। अगर आपके पास कोई रिलेबल डाइजेस्ट है, या फिर बहुत सारे आपको रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, स्कूल से प्राप्त होते हैं, आप फिर खुद का आप नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।